हम चैप्टर नंबर 11 स्टडी कर रहे हैं विच इज़ अबाउट ट्रीज। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने ट्रीज के मतलब देखा था कि उसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं और उसके मॉडल्स वगैरह क्या हैं। ठीक है, तो आज बेटा हम इसकी ट्रीज की जो प्रॉपर्टीज है ना उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रीज की प्रॉपर्टी में जो थ्योरी आती है वो ये है कि अ ट्री विद एन वर्सेस हैज एन माइनस वन एजेस। ठीक है जी, तो एक ट्री जिसके अंदर क्या है एन वर्सेस हैं, एन नोड्स हैं, तो उसके कितने एजेस होंगे, एन माइनस वन एजेस होंगे उसके अंदर। ठीक है जी, तो ये फर्स्ट थ्योरी है। तो इसको आप नीचे जो है वो थ्रू इंडक्शन वो उसको प्रूफ भी किया गया है, तो मेरे ख्याल से हम उस पर प्रूफ के ऊपर ना ज़्यादा तवज्जो नहीं फिलहाल। ठीक है, तो अभी और काम ज़्यादा है तो हम उन पर फोकस करते हैं। तो इसकी सिंपली आप कहें कि फर्ज करें कि हमारे पास ये दो वर्सेस हैं, तो इन दो वर्सेस देखें तो यहाँ पे दो वर्सेस हैं और एक एज है। ठीक है, तो यहाँ अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अगर हमारे पास एन वर्सेस हैं, यानी कि एन इस वक्त है टू। ठीक है जी, एन टू है, तो एन माइनस वन क्या होगा, एन माइनस वन वन होगा। ठीक है जी, तो इस वक्त वन तो देख सकते हैं आप कि आपके पास आपके सामने दो वर्सेस हैं और एक एज है। ठीक है, तो आप इजीली इसी तरीके से किसी भी ट्री के ऊपर इस थ्योरी को अप्लाई करके चेक कर सकते हो। इंडक्शन भी बेसिकली यही है कि उसको पहले ए के साथ चेक किया जाता है, फिर किसी के साथ और के प्लस के साथ। उसके बाद बेटा हमारे पास दूसरी थ्योरी है, वो क्या कहती है जी, अ फुल एम array tree with I internal verses contains n is equal to mi plus वन verses। ठीक है जी, तो इसमें फुल एमरे ट्री, फुल ट्री से क्या मुराद है बेटा, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था फुल ट्री, तो फुल ट्री से क्या मुराद है। फुल एम फुल एमरे ट्री हमने जो पढ़ा था उसके मुताबिक जो हर इंटरनल नोड है, इंटरनल नोड ट्री का जो हर इंटरनल नोड उसके एग्जैक्टली एम चिल्ड्रंस होने चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटरनल नोड किसी भी ट्री का, अगर हम किसी ट्री की बात करें उसके जितने भी इंटरनल वर्सेस हैं उन सब के अगर एग्जैक्टली एम चिल्ड्रंस हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो ट्री फुल ट्री है। ठीक है, तो वो एम रे से मुराद है कि वो उसके बाइनरी भी हो सकता है, थ्री रे भी हो सकता है, फोर रे भी हो सकता है, फाइव फाइव रे भी हो सकता है, सिक्स रे। तो वो उसके चिल्ड्रंस की कोई भी हमारे पास तादाद हो सकती है। लेकिन अगर उसकी जो एम अरे यानी कि कोई भी नंबर, अगर हम फर्ज करें बाइनरी की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि हर इंटरनल नोड के एग्जैक्टली दो चिल्ड्रंस होंगे, तो फिर हम उसको फुल ट्री कहेंगे। ठीक है, फुल बाइनरी ट्री कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है अ फुल एम अरे ट्री विद आई इंटरनल वर्सेस कंटेन्स n इज इक्वल टू एम आई प्लस वन वर्सेस। ठीक है जी, इसके बाद आगे चलते हैं जी। ये कुछ थ्री स्टेप्स हैं, ये थ्री थ्योरीज हैं अबाउट फुल एमरेटरी। तो पहली क्या कह रही है जी, एन वर्सेस हैज आई इज इक्वल टू एन माइनस वन ओवर एम इंटरनल वर्सेस एंड एल इज इक्वल टू एम माइनस वन इंटू एन प्लस वन ओवर एम लीव्स। दूसरा नंबर ये कह रहा है कि आई इंटरनल वर्सेस हैज एन इज इक्वल टू एम आई प्लस वन वर्सेस एंड एल इज इक्वल टू एम एम माइनस वन इंटू आई प्लस वन लीव्स। तीसरा है एल लीव्स हैज एन इज इक्वल टू एम एल माइनस वन ओवर एम माइनस वन वर्सेस एंड आई इज इक्वल टू एल माइनस वन इंटू एम वन एम माइनस वन इंटरनल वर्सेस। तो यहाँ पे बेसिकली तीन चीजें हैं, एक तो वर्सेस की बात हो रही है, एक इंटरनल वर्सेस की बात हो रही है, और एक बात हो रही है लीव्स की। ठीक है जी, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि अगर
एक चीज हमारे पास है तो बाकी दो चीजों के मतलब हमें थ्रू फार्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो लेकिन है कि हमें यहाँ पे उसका एम रे का भी पता होना चाहिए कि वो ट्री कौन सा है, बाइनरी है, 3 ट्री है, 4 ये कौन सा है, ठीक है जी। तो अगर ये फुल एम रे ट्री है तो उसकी उसमें ये 3 फार्मूलाज हमारे पास हैं जिनकी मदद से हम अदर थिंग्स फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो चीज़ हम फाइंड कर रहे हैं या जो रिलेशनशिप दिया गया है वो बेसिकली वर्सेस, इंटरनल वर्सेस और लीव्स के दरमियान रिलेशनशिप दिया गया है, ठीक है जी। तो इसकी एक एग्जांपल देख लें। सपोज that someone starts a chain letter, each person has received the letter is asked to send it on to 4 other people, ठीक है। तो एक लेटर की चेन शुरू की है, मुझे नहीं पता कि हमें काफ़ी साल पहले की बात है। मुझे याद पड़ता है कि हमारे ना इस तरह की लॉटरी का भी इस तरह का सिस्टम चला था कि अ, आप 500 रुपीज़ पे करें तो आपको एक टिकट या लॉटरी या कुछ एक पेज देते थे और उसमें से कहते थे कि अगर आप आगे चारों को दें, ठीक है, फोर फर्दर पर्सनस को ये दें तो वो उन सब से आप 500 ले लें और वो आगे 4 लोगों को दें और वो आगे 4 लोगों को दें, तो वो 500 पे करते जाएंगे और जो 500 उन्होंने पे किए हैं बेसिकली उसका कुछ ना कुछ पोर्शन जो है ना वो वापस आता जाएगा ऊपर, यहाँ से वो शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये एक चेन बनती जा रही थी, तो वो भी ये भी एक काइंड ऑफ फ्रॉड का सिस्टम था कह सकते हैं। तो वो कुछ देर चला फिर बंद हो गया। तो मुझे नहीं पता कि आपके नॉलेज में रिसेंटली कोई इस तरह का वाकया है। ये भी उसी तरह का कुछ है। सपोज दैट समवन स्टार्ट्स अ चेन लेटर, ईच पर्सन हु रिसीव्स द लेटर इज आस्क्ड टू सेंड इट ऑन टू 4 other people. Some people do this, but others do not send any letters. How many people have seen the letter, including the first person? If no one receives more than one letter, and if the chain letter ends after there have been 100 people who read it but did not send it out, how many people send out the letter? ठीक है जी, ये जो तमाम क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हमने फाइंड करने हैं और इसको एक ट्री, ज़ाहिर एक ट्री की मदद से हम मॉडल करके इसको इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें गौर करने की चीज़ें हैं। Suppose that someone starts a chain letter. Each person who received the letter is asked to send it on to the 4 other people. एक पर्सन है उसने लेटर भेजा है तो वो 4 लोगों को जाएगा, ठीक है। 4 पर्सन को वो सेंड किया है और वो हर पर्सन को जिसको मिला है वो आगे 4 लोगों को भेजेगा। तो ये देखिए हम एक काइंड ऑफ ट्री बनता जा रहा है और इसमें जो एम रे है वो बेसिकली 4 है, ठीक है। यानी कि इसमें हर नोड के 4 चिल्ड्रंस हैं, ये 4, ठीक है जी। तो ये 4 एम रे ट्री है, ठीक है। द चेन लेटर कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 रे ट्री, ठीक है। और क्या है जी, the internal verses correspond to the people who send out the letter and the leaves correspond to the people who did not send it out, ठीक है जी। तो हम कहेंगे कि इस ट्री के अंदर इंटरनल वर्सेस, जैसे ये बंदा है, ये इंटरनल वर्टेक्स है और ये फर्ज कर लेंगे लीव्स हैं। तो इंटरनल वर्टेक्स वो वर्टेक्स है, वो पर्सन वो पर्सन है जिसने आगे भी भेजे हैं इंटरनल वर्टेक्स, ठीक है। और ये लीव्स के ऊपर जो पीपल हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने आगे नहीं भेजे, जिन्होंने लेटर आगे नहीं भेजे। तो वो चूंकि कह रहा है कि ये जो लेटर है ना वो 100 लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। बिकॉज 100 पीपल डिड नॉट सेंड आउट द लेटर, ये वो कह रहा है कि 100 लोगों ने इसको आगे नहीं भेजा, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो लीव्स होंगे वो कितने होंगे, वो 100 होंगे, 100 लोग होंगे, 100 लीव्स होंगे जिन्होंने लेटर को आगे नहीं भेजा है। द नंबर ऑफ लीव्स इन दिस रूटेड ट्री इज L इज इक्वल टू 100। तो इसका मतलब है जो दूसरी चीज हमें मिल चुकी है वो है L इज इक्वल टू 100, यानी कि 100 इसके लीव्स हैं, 100 लीव्स हैं इस ट्री के अंदर। M का भी पता चल गया
एल का भी पता चल गया। ठीक है जी। अब क्या है, हैंस पार्ट 3 ऑफ द थ्योरम 4, यानी कि अब ये जो थर्ड पार्ट जो हमने देखा था ये वाला, ये अब अप्लाई होगा इसके ऊपर। इसके दो फार्मूलाज हैं। एल का, एल हमारे पास पहले से मौजूद है, एम का भी पता है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, एन फाइंड कर लेंगे। एन हमें क्या बताएगा, नंबर ऑफ वर्सेस। और आई फाइंड कर लेंगे तो वो आई हमें क्या बताएगा, आई हमें इंटरनल वर्सेस बताएगा। ठीक है जी। तो Theorem 4 shows that the number of people who have seen the letter is n is equal to, वो फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी तो वो 133 हो गया। Also the number of internal verses is 133 minus 100, तो क्या हो जाएगा, वो 33 रह जाएंगे। ठीक है जी। तो 33 वो पीपल हैं जिन्होंने लेटर आगे सेंड किया, और 100 वो हैं जिन्होंने आगे सेंड नहीं किया। ठीक है जी। तो इस फार्मूला की मदद से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने लोगों ने लेटर आगे सेंड किया और कितने लोगों ने आगे सेंड नहीं किया। इसके बाद बेटा हमारे पास एक और कंसेप्ट है, बैलेंस्ड एम रेट। बैलेंस्ड, ठीक है जी। तो क्या है बैलेंस से क्या मुराद है कि हम अक्सर हम देखते हैं कि हम, हमारी डिज़ायर होती है कि हमारा जो ट्री है वो बैलेंस होना चाहिए। ठीक है जी। तो बैलेंस की क्या क्वालिफिकेशन है, ट्री, एक ट्री को कब बैलेंस कहेंगे। रूटेड एम अरे ट्री ऑफ हाइट एच, हाइट की अभी बात बाद में करते हैं। रूटेड ट्री एम अरे ट्री ऑफ हाइट एच एच इज बैलेंस्ड if all leaves at level h or h if all leaves are at level h or h minus 1, ये हमारे पास जो ट्री है वो बैलेंस्ड होगा अगर उसकी जो हाइट h है और उसके तमाम लीव्स जो हैं वो या तो लेवल h पे मौजूद हैं या लेवल h माइनस 1 पे मौजूद हैं। अगर ऐसा है तो हमारा ट्री बैलेंस्ड होगा। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ गई हैं, एक तो हमारे पास लेवल्स आगे हैं और एक हाइट आ गई है, हाइट ऑफ द ट्री एंड द लेवल्स ऑफ ट्री। तो ये दोनों क्या चीज़ें हैं, तो दोनों को हम अभी बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट लेवल्स। द लेवल ऑफ अ वर्टेक्स वी in a rooted tree is the length of the unique path from the root to this vertex. The level of root is defined to be 0। ठीक है जी। तो रूट का लेवल 0 होगा। फर्ज करें हमने यहाँ तक इस वर्टेक्स डी तक के लेवल फाइंड करने हैं, तो ये रूट है, तो रूट पे जो हमारे पास होगा वो होगा लेवल 0। ठीक है, रूट पे लेवल 0 होगा। और ये जो दूसरी इसके चिल्ड्रन हैं यहाँ पे लेवल 1 होगा, और ये यहाँ पे लेवल 2 होगा, और यहाँ पे डी के ऊपर लेवल 3 होगा। ठीक है, रूट का लेवल हमेशा 0 होगा, उससे आगे जो उसके चिल्ड्रन हैं वहाँ पे लेवल 1, उसके आगे चिल्ड्रन पे लेवल 2, और उससे आगे लेवल चिल्ड्रन पे लेवल 3, और यहाँ पे देखें और एक आगे भी चिल्ड्रन हैं किसी के, तो उसका लेवल 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइट फाइंड करनी है, तो ट्री की हाइट अगर फाइंड करनी है तो ये रूट से लेकर सबसे जो दूर तक का जो नोड है, वर्टेक्स है, उसके लेवल फाइंड कर लेंगे। तो ये लेवल 4 है, तो इसका मतलब है इस ट्री की हाइट 4 है। अगर हमने डी का देखना है कि डी की लेवल 3 है, इसका 2 है, 1 है, 0, ठीक है, तो इस ट्री की हाइट जो है वो टोटल क्या होगी, 4। द हाइट ऑफ अ ट्री, a rooted tree is the maximum of the levels of verses. In other words, the height of a rooted tree is the length of the longest path from the root to any vertex। ठीक है जी। तो longest path जो है वो h है, a से लेकर h। ठीक है जी। तो ये इसकी ट्री हो जाएगी, ट्री की हाइट हो जाएगी विच इज नाउ 4 इस ट्री के मुताबिक। ठीक है जी। तो अब दोबारा से हम बैलेंस ट्री को एक दफा देख लेते हैं। A rooted and array tree of height h is balanced if all leaves are at levels h or h minus 1। इसका मतलब है कि ये इसके जितने भी ये ट्री आपको नजर आ रहा है, इसके जो सारे इसके जो लीव्स है ना, जैसे इसके लीव्स आप कौन कौन से हैं, डी इसका लीव है, ई भी लीफ है, जे भी लीफ है, एच आई एम एन,
यानी कि लीफ का मतलब है कि आगे उनके चिल्ड्रन नहीं है, ऐसे वर्टेक्स जिनके आगे चिल्ड्रन नहीं है। अगर सारे लीव्स जो हैं वो एच लेवल पे हों या H-1 लेवल पे हों, एच लेवल है 4, यानी ट्री की हाइट 4 है, और H-1 3, यानी कि लेवल 3 और 4 पे अगर सारे लीव्स हैं तो फिर हम कहेंगे कि वो ट्री बैलेंस्ड है। अगर लेवल 3 और 4 पे नहीं है तो वो बैलेंस्ड नहीं है। तो आप देखेंगे क्या सारे लीव्स जो हैं वो लेवल 3 और 4 पे हैं। एक लीफ ये 4 पे है, ठीक है, ये 3 पे है, ये भी 3 पे, एम भी 3 पे, एन भी 3, ये भी ठीक है। लेकिन बेटा यहाँ पे दो लीव्स हैं, ई और जे, विच आर नॉट एट 3, ठीक, और 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ट्री है ये बैलेंस्ड नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन हमारे जो तमाम लीव्स हैं वो लास्ट लेवल पे होने चाहिए या सेकंड लास्ट पे होने चाहिए, लेकिन इस ट्री के अंदर ऐसा नहीं है। ठीक है बेटा। अब ये एग्जाम्पल्स इसमें पूछा गया कि क्या बताएं कि आपके जो ट्रीज हैं वो बैलेंस्ड हैं या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट लेवल ये है हमारे पास, ठीक है, और सेकंड लास्ट लेवल ये है। तो इनके अलावा और कहीं हमें लीव्स नज़र नहीं आ रहे, तो उसका मतलब T1 बैलेंस्ड है। लास्ट लेवल ये है, सेकंड लास्ट लेवल ये है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं लीव्स, तो इसका मतलब ये बैलेंस नहीं है। लास्ट लेवल ये है और सेकंड लास्ट लेवल ये है, और इसके अलावा आपको कहीं पे लीव्स नज़र नहीं आ रहे, तो इसका मतलब है ये बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड है, ये वाला और पहले वाला, ये दोनों बैलेंस ट्री है, लेकिन ये टी जो है ये बैलेंस नहीं है। ठीक हो गया बेटा। तो आई होप अब आपको बैलेंस ट्रीज का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा हमारे पास एक और आखिरी प्रॉपर्टी है, विच इज हाइट ऑफ द ट्री। देयर आर एट मोस्ट m raised to the power h leaves in an m array tree of height h। थ्योरी क्या कह रही है, देयर आर एट मोस्ट m raised to the power h leaves। m हमें पता है कि उसकी मैक्सिमम चिल्ड्रन की बात हो रही है, h उसकी हाइट की बात हो रही है। ठीक है, देयर आर एट मोस्ट m raised to the power h leaves इन एन m array tree of height h। ठीक है जी। अगर ट्री की हाइट का हमें पता है और हमें पता है कि वो कितने रे है, m array है, तो हम उसमें नंबर ऑफ लीव्स को इजीली फाइंड कर सकते हैं, विच इज m raised to the power h। हाँ जी। Last thing, if an emerald tree of height h has L leaves, if an emerald tree of height h has L leaves, then h greater than equal to ceiling log L with base m। ठीक है जी। अगर हमारे पास एमरेट ट्री है जिसकी हाइट h है और उसके L लीव्स हैं, तो उस ट्री की हाइट कैसे फाइंड, उसकी ट्री की हाइट क्या होगी? उस ट्री की हाइट बेटा होगी ग्रेटर देन इक्वल टू सीलिंग ऑफ लॉग एल विद बेस एम। लॉग एल क्या है? लॉग एल, एल हमारे पास लीव्स हैं और एम क्या है? उसके नंबर ऑफ एग्जैक्टली कितने चिल्ड्रंस हैं नोड्स के, इंटरनल नोड्स के। ठीक है। इफ द एम ट्री इज फुल एंड बैलेंस्ड, अगर हमारे पास एमरे ट्री फुल है और बैलेंस्ड है, देन एच इज इक्वल टू लॉग एल विद बेस एम। ठीक है जी। अब दो चीजें होंगी, अब दो एक ही फार्मूला है लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस है कि अगर हमारा ट्री फुल नहीं है और बैलेंस नहीं है तो फिर ये फार्मूला होगा, और अगर बैलेंस्ड और फुल है तो ये फार्मूला होगा। और दोनों में डिफरेंस सिर्फ ये इनइक्वालिटीज का है, यहाँ पे एच ग्रेटर देन इक्वल है और यहाँ पे सिर्फ इक्वल है। ठीक हो गया जी। अगर हमारा ट्री बैलेंस्ड है, फुल है, तो उसका फार्मूला हमारे पास है जी, एच इज इक्वल टू सीलिंग ऑफ लॉग एल विद बेस एम। ठीक है जी। तो आई होप कि सीलिंग का आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। रिकॉल दैट एक्स सीलिंग इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स। ठीक है जी। अगर सीलिंग की हम बात करते हैं, लेट्स सपोज तो 2.3 है, अगर एक नंबर है तो उसकी अगर सीलिंग लें तो उसका क्या आंसर आएगा? इसका बेटा आंसर आएगा 4, सॉरी इसका आंसर आएगा 3। इसका आंसर क्या आएगा बेटा? 3 आएगा। यानी कि
ये इसको राउंड करके अपर ऊपर ले जाएगा, ठीक है। तो 2.3 के ऊपर 3 होल नंबर पे ले जाएगा। अगर हम इसका फ्लोर लें 2.3 का, इसका अगर हम फ्लोर लें तो ये उसको नीचे की तरफ राउंड कर देगा, ठीक है। ये हमारे पास फ्लोर का साइन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे सीलिंग का मतलब है ये जो भी नंबर होगा उसको अपर होल नंबर की तरफ ले जाएगा, ठीक है बेटा। तो यही लास्ट हमारे पास कंसेप्ट था हाइट ऑफ द ट्री का, कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं हाइट। तो हाइट का फार्मूला आपने अभी देख लिया है, विच इज h इज इक्वल टू log l विद बेस m, ठीक है। तो ये फर्स्ट सेक्शन बेटा हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। मैं